दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे ध्वनि को लेकर। तो दोस्तों, ध्वनि पर चर्चा करें इससे पहले हम थोड़ा सा कान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्वनि का सीधा सीधा संबंध हमारे कान से है और हमारा कान भी कितना खतरनाक है, कैसी कैसी ध्वनियां सुन लेता है ये। तो देखिए, अगर हम कान की बात करें तो ध्वनि का जो अनुभव है वो हमारे कान में कर्णपटल द्वारा होता है। ध्वनि का जो अनुभव है वो कान में एक भाग होता है, कान के मध्य में, जिसको हम बोलते हैं कर्णपटल। ध्वनि का अनुभव कान के कौन से भाग द्वारा होता है, तो हम बोलेंगे कर्णपटल द्वारा होता है। अब देखिए, ध्वनि का जो अनुभव है वो कर्णपटल द्वारा होता है, और जैसे ही कर्णपटल में कंपन होते हैं उसके संकेत तुरंत हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं और वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्रवण। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं श्रवण। कर्णपटल में कंपन होना और उसका संकेत मस्तिष्क तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्रवण, या फिर मैं कह सकता हूं इसको सिंपली सुनना। एक और बात याद रखेंगे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी हमारे कान में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टेप्सिस। सबसे छोटी हड्डी ये भी हमारे कान में पाई जाती है और इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टेप्सिस। अब देखिए, अगर हम बात ध्वनि की करें तो ध्वनि और प्रकाश, हम दोनों को यहां कंपेरेटिवली देखेंगे ताकि दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो। एक तरफ हम बात करेंगे दोस्तों ध्वनि की और एक तरफ हम बात करेंगे दोस्तों प्रकाश की। जो ध्वनि होती है ये भी एक प्रकार की तरंग होती है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की तरंग। जबकि जो प्रकाश है ये कण भी होता है और प्रकाश तरंग भी होता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिन्हें कणीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है। कुल मिला के अगर प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत। दो प्रकार की प्रकृति होती है, प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। जबकि जो ध्वनि है वो केवल तरंग की भांति व्यवहार करती है। ध्वनि जो तरंग होती है ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, जबकि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ, प्रकाश की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये एक प्रकार की द्विविमीय तरंग होती है। अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है वो द्विविमीय होती है, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ये त्रिविमीय तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है? त्रिविमीय। इसमें 3 डायमेंशन होती है, जबकि इसमें केवल कितनी डायमेंशन होती है? 2। तीसरा, अगर हम देखें दोनों में कंपैरिजन, तो जो ध्वनि तरंग है इसके संचरण के लिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है। माध्यम मस्ट है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना जरूरी है, जबकि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है। मतलब प्रकाश तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश तरंगें जो है ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात में भी गमन पॉसिबल है, ये निर्वात में भी गति कर सकती है। अब देखिए, जबकि अगर निर्वात में ध्वनि का वेग देखें तो निर्वात में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों 0। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0।
जबकि निर्वात में अगर मैं प्रकाश के संदर्भ में बात करूं, निर्वात में प्रकाश का वेग दोस्तों होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। निर्वात जहां वात भी नहीं है, जहां हवा भी नहीं है, ऐसी लोकेशन को निर्वात कहा जाता है। और निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0। जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं इसको कह सकता हूं दोस्तों अधिकतम। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों दुनिया में प्रकाश के वेग से ज्यादा और किसी दूसरी वस्तु का वेग नहीं है। सबसे ज्यादा वेग प्रकाश का ही होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? तो हम कहेंगे 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। याद रखेंगे, निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। कितना होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ध्वनि का वेग निर्वात में तो 0 हुआ, लेकिन ध्वनि का जो वेग है वो अलग अलग मीडियम के अंदर दोस्तों अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों 332 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं कि पानी में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो पानी में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड, 1490 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बात करूं लोहे की, तो लोहे में अगर ध्वनि का वेग की बात करें तो 5000 प्लस होता है दोस्तों 5100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, हवा में ध्वनि का वेग कम, पानी में ज्यादा, लोहे में और ज्यादा। तो देखिए, हवा एक प्रकार का गैसीय माध्यम है, फिर इसके बाद पानी द्रव माध्यम है, और जो लोहा है वो ठोस माध्यम है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हम गैसीय माध्यम से ठोस माध्यम की ओर जाते हैं तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर हम गैस माध्यम से ठोस माध्यम की ओर अगर जाते हैं तो ध्वनि का वेग बढ़ता है दोस्तों। तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहां हुआ दोस्तों? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस माध्यम में, इसके बाद द्रव माध्यम में, और इसके बाद गैस माध्यम में। ये मैंने क्रम लिखा ध्वनि के वेग का। ध्वनि के वेग का क्रम इस प्रकार से होता है दोस्तों। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस माध्यम में, इसके बाद द्रव माध्यम में, सबसे कम गैस माध्यम में। और अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, निर्वात में तो ध्वनि का वेग ही कितना हो जाता है दोस्तों? 0। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना हो जाता है? 0। सबसे ज्यादा वेग कहां होता है? ठोस माध्यम में। जबकि दोस्तों प्रकाश में इसका उल्टा होता है। प्रकाश के अगर मैं वेग की बात करूं तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है दोस्तों निर्वात में, इसके बाद होगा गैसीय माध्यम में, इसके बाद द्रव माध्यम में, और सबसे कम होगा हमारे पास ठोस माध्यम में। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में, इसके बाद गैसीय माध्यम में, इसके बाद द्रव माध्यम में, और सबसे कम होता है ठोस माध्यम में। तो ये तो हमने एक चर्चा की ध्वनि और प्रकाश को लेकर कंपैरेटिवली कि ध्वनि क्या है और प्रकाश क्या है, दोनों को लेकर यहाँ कंपैरिजन करना दोस्तों बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ध्वनि और प्रकाश से, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने कंपैरेटिवली चर्चा की ध्वनि को लेकर और दूसरी तरफ प्रकाश को लेकर। अब एक चीज दोस्तों आप नोटिस कीजिए, हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश का वेग निर्वात में है 3 गुणा 10⁸। 10⁸ दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। 3 गुणा 10⁸, ये प्रकाश का जो वेग है ये ध्वनि के वेग की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। देखिए, प्रकाश का जो वेग है ये बहुत ज्यादा होता है ध्वनि के वेग की तुलना में। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब आकाश में जब बादल हो रहे हो और गर्जना होती है तो हमें पहले गर्जन की आवाज सुनाई देती है कि पहले बिजली की चमक दिखाई देती है।
पहले प्रकाश दिखाई देता है या पहले ध्वनि सुनाई देती है? तो आपने गौर किया होगा दोस्तों, पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है, इसके बाद में हमें गर्जन की आवाज आती है, क्योंकि प्रकाश का वेग ज्यादा होता है और ध्वनि का वेग क्या होता है दोस्तों? ध्वनि का वेग कम होता है। अब देखिए, ये जो ध्वनि है, ध्वनि के अंदर भी परावर्तन अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है। ध्वनि के अंदर भी परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश जो है इसमें तो परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, ध्रुवण भी होता है। प्रकाश के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती है, ठीक है, जबकि ध्वनि के अंदर हम परावर्तन है, व्यतिकरण है, ठीक है, इसमें थोड़ी कम घटनाएं होती है प्रकाश की तुलना में। तो ये तो हमने इन दोनों को कंपैरेटिवली देखा दोस्तों कि प्रकाश क्या है और ध्वनि क्या है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ध्वनि के गुणों को लेकर। ध्वनि के गुण, तो देखिए दोस्तों, ध्वनि में मुख्य रूप से दो गुण होते हैं। एक तो होती है ध्वनि के अंदर प्रबलता और एक होता है ध्वनि में तारत्व। ध्वनि में मुख्य रूप से दो गुण होते हैं, एक तो होती है ध्वनि की प्रबलता और दूसरा गुण होता है दोस्तों ध्वनि का तारत्व। ये जो तारत्व है इसको हम आवृत्ति भी कहते हैं। तारत्व को हम कहते हैं आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पिच या फ्रीक्वेंसी। प्रबलता इसको हम कहते हैं दोस्तों इंटेंसिटी। अब देखिए, प्रबलता का मतलब है क्या दोस्तों? प्रबलता का मतलब है कि ध्वनि का धीरे या तो धीरे आवाज में या तेज आवाज में बोलना, या तो धीरे या तेज आवाज में बोलना। समझ रहे होंगे आप? ध्वनि की जो प्रबलता है ये तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। देखिए आयाम क्या होता है, हम एक तरंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक तरंग बनाई दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने कोई तरंग बनाई है। ये सपोज हमारे पास कोई तरंग है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तरंग में आयाम की। तो आप ये बताइए कि इस तरंग में सबसे ज्यादा हाइट कहां है? इस तरंग में सबसे ज्यादा हाइट दोस्तों ये वाली है। इसके इधर जाते हैं तो भी हाइट कम हो जाएगी और इधर आते हैं तो भी हाइट कम हो जाएगी। तो किसी तरंग की जो अधिकतम ऊंचाई है इसी को बोलते हैं दोस्तों आयाम, और हम आयाम को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों ऐसे। किसी तरंग की मध्यमान स्थिति से अधिकतम ऊंचाई, आयाम को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? आयाम होता है किसी तरंग की मध्यमान स्थिति से, किसी तरंग की मध्यमान स्थिति से अधिकतम जो ऊंचाई है इसी को हम कहते हैं दोस्तों आयाम। ये मध्यमान स्थिति है। मध्यमान स्थिति से तरंग कितना ऊपर है, जितना ऊपर होगा दोस्तों उतना ही नीचे होगा। इस जितना ऊपर होगा उतना का उतना क्या होगा? नीचे। ये भी आयाम कहलाता है और ये भी क्या कहलाता है? आयाम। तो आयाम बेसिकली क्या होता है? किसी तरंग का मध्यमान स्थिति से अधिकतम जो ऊंचाई है इसको हम कहते हैं दोस्तों आयाम। अब देखिए, ध्वनि की जो प्रबलता है, हाँ, आयाम के साथ साथ यहाँ एक टर्म और सीखेंगे दोस्तों। आयाम एक प्रकार की दूरी है, तो हम आयाम का मापन किस में करेंगे? मीटर में। मीटर कह दो, सेंटीमीटर कह दो, इंच कह दो, फुट कह दो, कुल मिला के लंबाई में। और हम अगर लंबाई है तो हम कोशिश करते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स है उनको एमकेएस पद्धति में सोल्व किया जाए, मीटर, किलोग्राम और सेकंड के टर्म में सोल्व किया जाए। तो ध्यान रखेंगे आयाम का मापन किस में करेंगे? मीटर में। अब देखिए, यहां से तरंग चलना प्रारंभ हुई इस तरीके से, यहां से गई ये तरंग और यहां आकर ये तरंग एक चक्कर पूरा हुआ। भाई यहां से चलकर यहां तो इसका आधा चक्कर ही हुआ, फिर नीचे आधा चक्कर हुआ, तब जाके यहां एक चक्कर पूरा हुआ। तो एक चक्कर में तरंग कितनी दूरी तय कर रही है उसको हम कहते हैं दोस्तों तरंग दैर्घ्य। यहां ये जो लेमड़ा है ये हमारे पास कहलाता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य।
किसी तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करी है, क्षैतिज दूरी, ये कितनी दूरी है, इसी दूरी को हम बोलते हैं दोस्तों तरंग दैर्घ्य। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, लेमडा से। अब तरंग दैर्घ्य भी एक प्रकार की दूरी है, तो तरंग दैर्घ्य का मापन भी हम किसमें करते हैं दोस्तों, मीटर में। ये मैंने आयाम और तरंग दैर्घ्य आपको इसलिए बताया है कि आगे हम जो ध्वनि की जो कहानी है, प्रबलता है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया आयाम और तरंग दैर्घ्य को लेकर। अब देखिए दोस्तों, ध्वनि की जो प्रबलता है, आपने प्रबलता, जो ध्वनि की प्रबलता जो है वो डेसिबल के अंदर मापी जाती है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो मापी जाती है दोस्तों डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो हम बोलेंगे कि ध्वनि की जो प्रबलता है ये मापी जाती है दोस्तों डेसिबल। और डेसिबल को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों डीबी। डेसिबल को किससे प्रदर्शित करेंगे हम, डीबी से। प्रबलता का, ध्वनि की प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है, तो हम कहेंगे डेसिबल में किया जाता है। डेसिबल को किस तरीके से निरूपित करते हैं, तो हम बोलेंगे डीबी से निरूपित करते हैं। दोस्तों अभी जो पिछला रीट का एग्जाम हुआ 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, डेसिबल का सही निरूपण है, डेसिबल का सही निरूपण है। और इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें। पहले तो दोनों स्मॉल दे दिए, फिर दोनों कैपिटल दे दिए, फिर पहला स्मॉल दे दिया और दूसरा कैपिटल दे दिया, और जो चौथा था उसमें पहला कैपिटल दे दिया और दूसरा स्मॉल दे दिया। तो कौन सा राइट है इसमें डेसिबल, तो आपको लग रहा होगा इसमें डेसिबल तीसरा वाला राइट है। पहला लेटर छोटा और दूसरा लेटर बड़ा। जबकि दोस्तों नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर हम केमिस्ट्री के अंदर अगर तत्वों के प्रतीक लिखते हैं तो आपने सोडियम को Na लिखा होगा, निकल को आपने Ni लिखा होगा, कैल्शियम को आपने Ca लिखा होगा। पहला बड़ा और दूसरा छोटा आता है नॉर्मली, लेकिन इस डेसिबल का आप विशेष ध्यान रखेंगे। डेसिबल में पहला लेटर स्मॉल आता है और दूसरा लेटर कैपिटल आता है। ये जो डेसिबल है इसी को हम बोलते हैं दोस्तों वाट पर मीटर स्क्वायर। या तो कह दो कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो आप बोल दो डेसिबल, या फिर डेसिबल नहीं कहे तो आप बोल सकते हैं वाट बटा मीटर स्क्वायर। यहां W का मतलब है दोस्तों वाट बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहां से और क्या क्वेश्चन, और क्या अच्छा क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। जैसे दे देगा निम्न में से ध्वनि की प्रबलता का सही मात्रक है, प्रबलता का सही मात्रक है। मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं दोस्तों। मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिखा कैपिटल डी और स्मॉल बी। सेकंड ऑप्शन मैंने लिखा वॉट। थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा न्यूटन। और फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा दोस्तों वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप बताइए इसमें से कौन सा मात्रक सही है। तो ज्यादातर नजर जाती है डीबी डेसिबल। इसको गौर करके देखें हम दोस्तों, ये डेसिबल गलत लिखा हुआ है, इसको हम डेसिबल नहीं पढ़ेंगे, ये गलत लिखा हुआ है। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। यहां जो मैंने W लिखा वाट, ये शक्ति का मात्रक होता है। मैंने जो न्यूटन लिखा ये दोस्तों बल का मात्रक होता है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ आंसर इसमें राइट हो जाएगा। तो इस टाइप से भी ध्वनि की प्रबलता को लेकर दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हम जो श्वास लेते हैं, हमारे जो श्वास है उसकी प्रबलता कितनी होती है। तो हम जो श्वास लेते हैं, श्वास, उस श्वास में प्रबलता होती है दोस्तों लगभग 10 डेसिबल। हम जो नॉर्मली जो श्वास है वो कितने डेसिबल का होता है, 10 डेसिबल का होता है। दोस्तों हमारे जो कान है वो 30 डेसिबल से कम की ध्वनि को स्पष्ट नहीं सुन सकते। हमारे मनुष्य के जो कान है वो 30 डेसिबल से कम की ध्वनि को स्पष्ट नहीं सुन सकते। हमारे श्वास की जो प्रबलता है, हम जो श्वास लेते हैं,
क्या हम उसको सुन पाते हैं? क्या हम उसको नहीं सुन पाते हैं? तो आपने गौर किया होगा, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ हमारे सीने पे लगाकर कान के अंदर लगाता है और बोलता है कि लंबे लंबे श्वास लो। तो जो उपकरण डॉक्टर लगाता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं उसको हम? स्टेथोस्कोप। जो उपकरण डॉक्टर कान में लगाकर हमारे हृदय की धड़कन सुनता है उस उपकरण को कहा जाता है दोस्तों स्टेथोस्कोप। ठीक है। हम जो सामान्य जो बातचीत करते हैं, हम जो नॉर्मली बातचीत करते हैं, सामान्य बातचीत, तो वो लगभग 60 डेसिबल की होती है। जो 80 डेसिबल से अगर जो तीव्रता है, तीव्रता का जो मान है, अगर वो 80 डेसिबल से अगर ज्यादा चला जाए तो उसको हम ध्वनि ना कहकर फिर क्या कहते हैं दोस्तों? शोर कहते हैं। 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है और इस प्रकार की ध्वनि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार की ध्वनि को हम कहते हैं दोस्तों शोर। अब देखिए, जो ध्वनि का संचरण है, हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग होता है। साथ ही साथ जो ध्वनि का संचरण है ये माध्यम की प्रत्यास्थता पर डिपेंड करता है कि मीडियम कितना इलास्टिक है। साथ ही साथ ताप पर डिपेंड करता है, आर्द्रता पर डिपेंड करता है, कई कारकों पर डिपेंड करता है ध्वनि का संचरण। अगर मैं बात करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ध्वनि का वेग होता है दोस्तों 331 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग होता है 331 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो ये लगभग 344 मीटर पर सेकेंड तक चला जाता है। तो माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाने से भी ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया 0 से 22 किया तो जो ध्वनि का वेग है वो भी बढ़ जाता है। माध्यम का ताप बढ़ाने से जो ध्वनि का वेग है वो भी बढ़ जाता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चले गए, हम बात कर रहे थे ध्वनि की प्रबलता को लेकर। ध्वनि की जो प्रबलता है वो ध्वनि स्रोत से दूर जाने पर घटती है। जैसे यहां कोई ट्रक हॉर्न बजा रहा है, मैं यहां सुनूंगा तो मुझे ज्यादा सुनाई देगा, फिर थोड़ा दूर जाऊंगा तो मुझे कम सुनाई देगा। तो जैसे जैसे ध्वनि स्रोत से दूर जाते हैं वैसे वैसे ध्वनि की प्रबलता जो है वो दोस्तों कम होती जाती है। ध्वनि स्रोत से दूर जाने पर ध्वनि की जो प्रबलता है वो दोस्तों कम होती जाती है और वो अलग अलग प्रकार से डिपेंड करती है दोस्तों, अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। किस तरीके से? ध्यान दे दोस्तों, यदि ध्वनि एक बिंदु से निकल रही है, ध्वनि स्रोत यदि बिंदु की तरह है, ध्वनि किसी बिंदु से निकल रही है तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो इस प्रकार से चेंज होती है, I समानुपाती 1/r² के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यदि ध्वनि किसी रेखीय स्रोत से निकल रही है, यदि ध्वनि स्रोत रेखीय है मतलब एक तार टाइप में या इस टाइप से कुछ, मतलब एक लंबाई के अंदर है ध्वनि स्रोत, पूरे में से अगर आवाज निकल रही है तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो इस प्रकार से परिवर्तित होती है। और दोस्तों यदि ध्वनि का जो स्रोत है अगर वो समतल है तो जो तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, आपको एक साथ सुनाई देगा। यदि ध्वनि का स्रोत समतल है तो जो ध्वनि की प्रबलता जो है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यदि ध्वनि स्रोत एक बिंदु की तरह है तो ध्वनि की प्रबलता इस प्रकार से परिवर्तित होगी। यदि ध्वनि स्रोत रेखीय है, सॉरी या मैंने सेमी कर दिया, यदि ध्वनि स्रोत रेखीय है तो ध्वनि की प्रबलता I समानुपाती 1/r के अकॉर्डिंग चेंज होगी। और यदि ध्वनि स्रोत यदि समतल है तो जो ध्वनि की तीव्रता है वो कुछ इस प्रकार से परिवर्तित होगी। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
ध्वनि का दूसरा गुण है दोस्तों तारत्व या आवर्ती। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवर्ती होती क्या है। बेसिकली आवृत्ति, ध्यान दें दोस्तों, आवर्ती होती क्या है। इस तरीके से मैंने एक सर्कल बनाया दोस्तों, ये मैंने सर्कल बनाया, ये इसकी त्रिज्या है, ये मैंने बिंदु लिया ए, ठीक है। आप यहां से चलना स्टार्ट होंगे और वापस ए पर आएंगे, तब आपका एक चक्कर पूरा होगा। तो आवर्ती ये कहती है कि आपने 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए। आवर्ती ये कहती है कि आपने 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए। यदि आपने 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा दिए तो आपकी आवर्ती 2 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड में आपने 5 चक्कर लगा दिए तो आपका आवर्ती हो जाएगी 5 चक्कर लगाए तो 5 हर्ट्ज, 4 चक्कर लगाए तो 4 हर्ट्ज। तो आवर्ती बेसिकली होती क्या है। आवर्ती होती है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। 1 सेकंड में कोई वस्तु कितने कंपन कर रही है, उन कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आवृत्ति कहते हैं। अगर आवर्ती के मात्रक की बात करें तो आवर्ती का मात्रक होता है दोस्तों हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। और हर्ट्ज को हम प्रदर्शित करते हैं Hz। हर्ट्ज को हम प्रदर्शित करते हैं H और Z स्मॉल। एक वैज्ञानिक हुए दोस्तों जर्मनी के, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, उन्हीं के सम्मान में आवर्ती का मात्रक रख दिया गया दोस्तों हर्ट्ज। तो याद रखेंगे आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। आवर्ती किसे कहते हैं, तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। कोई वस्तु 1 सेकंड में कितने कंपन कर रही है, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, आवर्ती। दोस्तों हमारे हृदय की धड़कन की आवर्ती कितनी होती है, हमारे हृदय के धड़कन की आवर्ती कितनी होती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हृदय, हम बात कर रहे हैं दोस्तों हृदय के धड़कन की आवर्ती, हृदय के धड़कन की आवर्ती। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में या 60 सेकंड कह दो, 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। कुछ विशेष घटनाएं हो जाए तो वहां कम ज्यादा भी धड़क सकता है, वो एक अलग मैटर है। हाँ, तो हमारे हृदय की धड़कन की आवर्ती 60 सेकंड में हृदय 72 बार धड़कता है। तो दोस्तों 1 सेकंड में कितने बार धड़केगा, तो 1 सेकंड में धड़केगा 72/60 बार। अगर 12 से काटूं तो 5 बार कट जाएगा, 12 से काटूं तो 6 बार कट जाएगा। तो 1 सेकंड में धड़केगा दोस्तों 1.2 बार। 1.2 बार का मतलब हमारे हृदय के धड़कन की आवर्ती कितनी होती है, 1.2 हर्ट्ज। हमारे हृदय के धड़कन की आवर्ती कितनी होती है, 1.2 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में कितने बार धड़कता है, 1.2 बार। 1 से ज्यादा बार धड़कता है दोस्तों। अब देखिए आवर्ती की, ये तो बात हुई आवर्ती का एक हमने बेसिक जाना। अब ध्वनि के संदर्भ में आवर्ती का क्या महत्व है। ध्वनि के संबंध में तारत्व या आवर्ती का मतलब होता है दोस्तों तीखापन। ध्वनि जितनी ज्यादा तीखी होगी उस ध्वनि की आवर्ती उतनी ही ज्यादा होगी। आवर्ती का बेसिक मतलब होता है ध्वनि का तीखापन। ध्वनि जितनी ज्यादा तीखी है इसका मतलब उसकी आवर्ती उतनी ही ज्यादा है। मैं बात करता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि निम्न में से किसकी आवर्ती, निम्न में से किसकी आवर्ती सबसे ज्यादा है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा पुरुष, सेकंड ऑप्शन लिखा मैंने शेर, थर्ड ऑप्शन लिखा मैंने महिला और फोर्थ ऑप्शन लिखा मैंने शिशु, बच्चा या बच्चा कुछ भी। तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है। तो मैंने कहा कि जिसकी आवाज सबसे ज्यादा तीखी है उसकी आवर्ती सबसे ज्यादा है। ध्वनि का तीखापन ही आवर्ती को बताता है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा तीखी आवाज किसकी होती है,
तो सबसे ज्यादा तीखी आवाज होती है दोस्तों, शेर की तो नहीं होती है ना, नहीं होती है। शेर की तो भोंटी आवाज होती है, शेर तो भौंकता है, सॉरी भौंकता क्या, शेर तो दहाड़ता है। भोंटी आवाज होती है शेर की, शेर की आवाज में तीखापन नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ जो आवृत्ति है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, शिशु बच्चे की। अगर मैं यहाँ अगर इनको आवृत्ति के क्रम में अगर सेट करूं आवृत्ति, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति बच्चे की बनेगी, इसके बाद तीखी आवाज होती है महिला की, और इसके बाद पुरुषों की। महिला की आवाज दोस्तों ज्यादा तीखी होती है। भगवान ने भी इनको इसी तरीके से बनाया है, हर जगह महिला का स्थान आगे रखा है। तो ध्वनि के संदर्भ में बात करें तो महिलाओं की जो ध्वनि की जो आवृत्ति है वो ज्यादा होती है, और सबसे कम शेर की। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने चर्चा की कि ध्वनि है क्या, ध्वनि वर्सेज प्रकाश हमने देखा, साथ ही साथ ध्वनि के जो दो मुख्य गुणधर्म है उन मुख्य गुणधर्मों को लेकर हमने चर्चा की कि ध्वनि में प्रबलता का क्या रोल है और ध्वनि में तारत्व या आवृत्ति का क्या रोल है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें ध्वनि के प्रकारों को लेकर चर्चा करेंगे कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।